2015 में यूपीएससी का रिजल्ट आता है और यूपीएससी के रिजल्ट के साथ जो कुछ बच्चे जो ओबीसी के थ्रू चयनित होते हैं उनमें से लगभग पहला 2015 में लगभग 25 के आसपास बच्चे हैं जिनको कि सर्विस अलॉट नहीं किया जाता है। आफ्टर सिलेक्शन उनका यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आने के बाद उनसे ये कहा जाता है कि चूँकि अब आप लोग क्रीमी लेयर में आते हैं इसीलिए आपको जो है ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, आपको सर्विसेज अलॉट नहीं किए जाएंगे। ये एक तरह से उन छात्रों के लिए, उन ओबीसी के अभ्यर्थियों के लिए एक तरह से हादसे जैसा था। वो परेशान होकर जो है वो उन्होंने इधर उधर, उस समय बहुत चर्चा भी हुई थी 2015 के आसपास। आप सबने जो लोग इससे जुड़े रहते हैं उन सबको ये पता होगा कि बड़ी तेज़ी से इसकी चर्चा हुई कि आखिर ऐसा क्या है। कुछ लोगों ने विरोध भी किया। उस समय के जो एमपीज वगैरह थे ओबीसी के, उन्होंने पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाया। उसके बाद 2015, 2016, 2017 लगातार सरकार ने क्या किया, जो यूपीएससी के रिजल्ट के बाद लोगों को जो है ज्वाइनिंग से रोका गया और कुल 56 बच्चे ओबीसी के इन 3 सालों में आईएएस क्वालिफाई करने के बाद भी ज्वाइन करने से रोक दिए गए। जब इस मुद्दे को लगातार पार्लियामेंट में उठाया जाने लगा तब ओबीसी पार्लियामेंट्री कमेटी जो ओबीसी वेलफेयर के लिए बनी है और जिसके चेयरमैन हैं गणेश सिंह जी, उन्होंने अपने यहाँ एक इसके ऊपर बहुत लंबे चौड़े डिस्कशंस कराएं। उनका एक पूरा प्रपोजल हम सबके सामने है और वहीं से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई है। और जो प्रपोजल वेलफेयर के लिए बनाई गई ओबीसी पार्लियामेंट्री कमेटी ने करा है वो बेहतरीन ड्राफ्ट है। आप में से जो भी साथी पढ़ना चाहेंगे हमसे बातचीत करेगा, हम उनको भेज देंगे क्योंकि बहुत ज़रूरी है। कन्फ्यूजन क्या था और क्यों उनको रोका जा रहा था, ये अब हमको सेकेंड पॉइंट जो हमें जानना है कि उनको क्यों रोका गया था। देखिए हुआ क्या है कि जो ओबीसी का रिजर्वेशन जब लागू हुआ 1990-91 में और लागू होने के बाद सरकार ने तो लागू कर दिया, लेकिन लोग जो है कोर्ट चले गए। कोर्ट का इंटरवेंशन होता है इस ओबीसी रिजर्वेशन को लागू करने में और कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद जब 1993 में फाइनल फैसला आता है तो उसमें जो ओबीसी रिजर्वेशन सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर तय हो रहा था, उस रिजर्वेशन के साथ एक तरह से आप कह सकते हैं घुमा के कोर्ट की तरफ से उसमें कहीं न कहीं आर्थिक का पुट भी डाल दिया गया और ये तय कर दिया गया कि रिजर्वेशन तो ओबीसी को मिलेगा, लेकिन उसमें जो क्रीमित लेयर वाला तबका है, जिसको कि आप हिंदी में मलाईदार तबका कह सकते हैं, उनको जो है ये नौकरी में आप आरक्षण नहीं दे सकते। उस समय लोगों ने नहीं समझा। कई लोगों ने, अभी भी हमारे समाज के लोग, यहाँ तक कि कई बार आप देखेंगे SC/ST समाज में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फट से ये कह देते हैं कि नहीं जी, जो लोगों को नौकरी मिल गया है या जो आगे आ गए हैं उनको जो है क्रीमी लेयर में तो लाना ही चाहिए। आप जरा इस खेल को समझिए कि क्रीमी लेयर ओबीसी में डालने की ये दुष्परिणति, आज ये जो घटनाक्रम हुआ है वो वही है कि जब कोर्ट ने इसमें क्रीमी लेयर डाल दिया उसका आज ये खामियाजा और आज ये खेल शुरू करने का अवसर जो है सरकारों को मिला है। जो आप देख सकते हैं वो वहीं से निकल कर आ रहा है। अगर वो क्रीमी लेयर का प्रावधान वहाँ पर नहीं किया जाता ओबीसी समाज के बीच या ओबीसी कैटेगरी के लिए तो आज ये दिक्कत नहीं आती। तो पहला स्टेप तो वहाँ चला गया। तो अब हम बात कर लेते हैं कि क्या हुआ था 1993 में जब ओबीसी रिजर्वेशन लागू कर दिया गया और क्रीमी लेयर का प्रावधान कर दिया गया, तो तब उसके साथ क्रीमी लेयर के लिए जो डीओपीटी ऑर्डर्स आए, आखिर क्या है क्रीमी लेयर, ये मैं ज़रूर समझाना चाहता हूँ क्योंकि हमारे बहुत सारे पढ़े लिखे साथी भी क्रीमी लेयर का मतलब सिंपली ये मानते हैं कि भैया 8 लाख इनकम है, चाहे किसी भी तरीके से आपका इनकम है, 8 लाख इनकम अगर आपने कर लिया है तो वो आप क्रीमी लेयर के अंदर आ जाएंगे। पर ये सच्चाई बिल्कुल नहीं है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ और बिहार में सर्टिफिकेट बनाने के लिए सिंपली 1 लाइन कहा जाता है कि आप सर्विस में हो, हाँ जी, आप अपना जो है सैलरी स्लिप दे दीजिए और सैलरी स्लिप 1 महीने की सैलरी स्लिप लेके उसको 12 गुना से 12 सैलरी स्लिप का 1 महीने इंटू 12 करके उसका इनकम निकाल लिया जाता है और उसके आधार पे वहाँ क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनते हैं। और ये अधिकारियों की समझ है। पूरे देश भर में ज़्यादातर जगहों पर जहाँ पर लोग नहीं जानते हैं क्रीमी लेयर के बारे में, वहाँ पर एक सामान्य समझ बना ली जाती है। इसलिए मैं पहली बात जो रखना चाहता हूँ कि क्या कहा गया था 1993 के क्रीमी लेयर निर्धारित करने के जो तरीके तय किए गए थे वो क्या था, और उसको 2004 में दोबारा से भी उसको लाया गया है। तो वो एक बार मैं पहले बता दूं कि सबसे पहली चीज़ क्या है कि क्रीमी लेयर के निर्धारण में सैलरी का कोई लेना देना नहीं है। ये सब लोग समझ लें। आपकी सैलरी कितनी भी है, आपके पोजीशंस क्या हैं, इससे क्रीमी लेयर निर्धारित होता है।
सबसे पहली चीज़, कौन कौन लोग हैं जो क्रीमी लेयर से बाहर रहे, मतलब क्रीमी लेयर में आएंगे और ओबीसी रिजर्वेशन उनको नहीं मिलेगा। जो सबसे पहली चीज़ बताई गई है वो है कि अगर जो कैंडिडेट है उनके माता और पिता दोनों क्लास 1 की नौकरी में हैं। क्लास 1 मतलब जानते हैं आप, हम सब सारी नौकरियों में, जो खास करके सिविल सर्विसेज में लगभग ये डिसाइड है कि कौन लोग हैं जो क्लास 1 की नौकरी में आते हैं। तो दोनों फादर मदर अगर क्लास 1 की नौकरी में हैं तो वो क्रीमी लेयर में आएंगे। अगर कोई एक भी माँ बाप में से कोई एक भी अगर क्लास 1 की नौकरी में है तो वो भी क्रीमी लेयर में आएंगे। अगर मान लीजिए कि फादर और मदर दोनों क्लास 1 की नौकरी हैं और उनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो भी वो क्रीमी लेयर में आएंगे। और मान लीजिए कि दोनों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन मृत्यु से पहले उन लोगों ने 5 साल तक यूनाइटेड नेशंस में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में अगर काम कर लिया है उस दंपत्ति ने या एक व्यक्ति ने भी, तो उनके बच्चे क्रीमी लेयर में आ जाएंगे और उनको वो ओबीसी में काउंट नहीं होंगे। एक चीज़ और क्लियर कर दूं, जैसे कई बार क्या होता है कि कोई महिला है और उसने जो है उसकी शादी किसी आईएएस व्यक्ति से, आईएएस पदाधिकारी से हो गई, तो कई बार लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि नहीं अब तो ये जो है क्रीमी लेयर में आ गई जी। ऐसा नहीं है। ये बेसिकली क्या है कि जो क्रीमी लेयर निर्धारित होता है वो पेरेंट की स्थिति से निर्धारित होता है। माँ बाप किस स्थिति में रहे हैं, किस स्थिति में जिए हैं, क्योंकि बेसिक्स क्या है ये क्रीमी लेयर निर्धारित करने, रिजर्वेशन देने का जो बेसिक्स है कि आपका जो आपके फादर मदर ने आपको जो इन्वायरमेंट अवेलेबल कराया, और वो अवेलेबल कैसे होगा, जैसी उनकी जो है शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति होगी उसके आधार पे एक पीएचडी किया हुआ फादर का बच्चा ज़्यादा अच्छी स्थिति में रह सकता है, लेकिन जो कम पढ़े लिखे हैं उनका बच्चा ज़्यादा स्थिति में नहीं रह सकता। तो बेसिक्स जो होता है वो होता है कि मदर फादर की क्या सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति है, उसके आधार पे बच्चे का जो है जीवन निर्धारित होता है, वही उससे तय होता है कि वो कैसे आगे बढ़ेगा और क्या वो करेगा। अब आ जाइए दूसरा क्या है, दूसरा इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि अगर जो क्लास, ये तो हो गया क्लास 1 का, इसके अलावा की जो सिंगल पोस्ट है, जैसे देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, देश के उपराष्ट्रपति, जजेज, चेयरमैन ऑफ द कमिटी जितने होते हैं, जितने आप देखते हो, और अभी एक नया प्रपोजल है कि एमएलए एमपीज को भी इसमें रखा जाए और डाला जाए। अब आ जाइए जो क्लास 2 की नौकरी, क्योंकि सारा जो क्लास 1 की नौकरी में तो कोई इशू है नहीं, वो बहुत क्लियर रहता है, लेकिन जो क्लास 2 का मामला है वहाँ पर क्या है, अगर पति और पत्नी दोनों ही क्लास 2 के नौकरी में है तो उनका बच्चा क्रीमी लेयर में आ जाएगा और उसको ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। लेकिन मान लीजिए एक कोई है क्लास 1 क्या कहते हैं क्लास 2 में, अगर एक कोई नौकरी कर रहा है और मान लीजिए पति क्लास 2 की नौकरी में है और पत्नी जो है क्लास 3 की नौकरी में है, तो वो क्रीमी लेयर में नहीं आएंगे। ये एकदम स्पष्ट कर लिया जाए। मैं क्लास 2 मतलब बी ग्रेड की नौकरियों की बात कर रहा हूँ कि अगर केवल पति या केवल पत्नी बी ग्रेड की नौकरी कर रहा है तो भी वो क्रीमी लेयर में नहीं आएगा, चाहे उसकी सैलरी कुछ भी हो। इसमें एक क्लाउज है, हाँ ये है जो मैंने कहा कि दोनों, अगर पति पत्नी दोनों क्लास 2 की नौकरी कर रहे हैं तो वो क्रीमी लेयर में आ जाएंगे और उनके बच्चे को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। इसमें एक दुविधा क्या होती है कि कई बार जो लोग क्लास 2 में ज्वाइन करते हैं और वो प्रमोट होकर आईएएस बन जाते हैं, प्रमोट होकर जो है इंडियन पुलिस सर्विस के जो हाईएस्ट एसपी और डीएसपी, एसपी और एसएसपी बन जाते हैं, उसमें एक क्लाउज है कि अगर 40 साल के पहले ये प्रमोशन हो गया तब तो आप जो है इसमें जा सकते हैं, क्लास 1 हो जाएंगे। लेकिन 40 साल के बाद अगर आप ग्रुप 2 की नौकरी में हैं और 40 साल तक आप ग्रुप 2 में ही रह गए और 40 साल, 41 साल, 42 साल के बाद आप जो है ग्रुप 1 की नौकरी में आ गए तो भी आप क्रीमी लेयर में नहीं आएंगे। ये एकदम क्लियर कर लें। और इसमें एक मैं घटना बताता हूँ। मैंने चूंकि आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, जो हमारे वेलफेयर के लिए ओबीसी पार्लियामेंट्री कमेटी बनाएगी उसकी रिपोर्ट अभी जो जारी है उसको ज़रूर पढ़िएगा। मैं बहुत सारी बातें वहाँ से कह रहा हूँ। वहाँ पर उन्होंने एक कोट किया है, एक बच्चा जो है असिस्टेंट कमांडेंट के लिए सिलेक्ट होता है, उसके पिताजी क्लर्क हैं और थोड़े दिनों के बाद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में उसके फादर जो है क्लास 1 की नौकरी के लिए पास कर जाते हैं। अब सवाल ये है कि जो अभी तक का रूल है 1993 के रूल के हिसाब से वो इस मामले में भेग है। वो कहता है कि जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से क्लास 1 की नौकरी में आप कभी भी आते हो तो आप जो है क्रीमी लेयर में आओगे।
उस बच्चे का जब सिलेक्शन हो गया और उसके बाद उसकी ज्वाइनिंग रोक दी गई कि भाई तुम्हारे पिताजी तो क्लास 1 ऑफिसर हैं, इसलिए तुम क्रिमी लेयर में नहीं आओगे। उसने केस किया और अच्छी बात यह है कि उस केस में जो कोर्ट के डिसीजन आए वो बहुत अच्छे डिसीजन आए, बहुत बेहतरीन डिसीजन आए। कोर्ट ने कहा कि ये बच्चा क्रिमी लेयर में आएगा। क्यों आएगा? उन्होंने कहा कि जब इसके फादर 42 साल 43 साल तक तृतीय श्रेणी की नौकरी में थे और तब तक ये बच्चा अपने जीवन की अधिकांश पढ़ाई लिखाई कर चुका था, तो अगर वो अधिकांश पढ़ाई लिखाई कर चुका है तो जब हम ये और अब जाके मान लीजिए जब ये पढ़ लिया उसके बाद ये जॉब के लिए आ रहा है, तब जाके इसके फादर अगर क्लास 1 हो भी गए तो इसको जो स्थिति मिली, इसको जो समाज में परिस्थितियां मिली वो क्लास 3 ऑफिस का जो कर्मचारी है उसके जैसा मिला। इसीलिए ये बच्चा क्रिमी लेयर में आएगा और आपको इसको रिजर्वेशन में मान के इसको नौकरी देनी पड़ेगी। मैंने ये आज का डिस्कशन रखा इसलिए कि आप एक एक पॉइंट को समझिए, क्योंकि हम बहुत जल्दी बरगला दिए जाते हैं और बहुत जल्दी हम मान भी लेते हैं, हम भटक भी जाते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी अगर 40 साल के बाद होता है तो भी आपको उसके उन बच्चों को क्रिमी लेयर में देना होगा, क्योंकि उनके बच्चे जो होते हैं वो तब तक अधिकांश पढ़ाई लिखाई कर चुके होते हैं, इसलिए वो क्रिमी लेयर में आएंगे। अब आ जाइए, इसके अलावा जहां से कंफ्यूजन शुरू हुआ है वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। क्या कंफ्यूजन शुरू हुआ है कि जब 1993 में ये क्रिमी लेयर का निर्धारण किया गया था, उसके क्लाउज में बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है कि क्रिमी लेयर के लिए, चूंकि होता क्या है कि हर सर्विसेज में क्लास 1 नौकरी निर्धारित नहीं थी, आज भी नहीं, तो सरकार ने ये कहा था कि हम हर सर्विसेज का इक्विवेलेंस तय करेंगे, बराबरी तय करेंगे कि कौन से सर्विसेज का कौन क्लास 1 होगा और कौन से सर्विसेज का कौन क्लास 2 होगा, ये हम निर्धारित करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से या कह सकते हैं चालाकियों से 1993 में लाया हुआ कानून में आज तक इक्विवेलेंस तय नहीं किया गया है अदर सर्विसेज में। और ये जो प्रॉब्लम आई है, ये जो प्रॉब्लम सारा खड़ा हुआ 2015 में, उसकी एक बेसिक वजह ये है क्योंकि वो जो ज़्यादातर बच्चे जिनको रोका गया है यूपीएससी में ज्वाइन करने से, वो ज़्यादातर बच्चे वो हैं जिनके मदर या फादर बैंकिंग्स में, इंश्योरेंस सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर यूनिट के अंदर वो या तो क्लर्क की नौकरी कर रहे हैं या पीएन की नौकरी कर रहे हैं। और चूंकि इक्विवेलेंस तय नहीं किया गया है, इसकी वजह से क्या हुआ कि उन बच्चों को उनके फादर की सैलरी जोड़कर उनको जो है क्रिमी लेयर में ला दिया गया और उनको ओबीसी रिजर्वेशन से बाहर कर दिया गया। ये 2015, 16, 17 में जो यूपीएससी के बच्चों के साथ खेल हुआ है उसका बेसिक्स ये है। अब आप सोचिए कि 1993 में जो चीज़ हो जानी चाहिए थी, मान लीजिए 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल लग सकता था, लेकिन आज तक अभी 1993 से लेकर 2000 तक हम और 2020 27 साल में इक्विवेलेंस नहीं तय किया जाना, ये किस तरह की साजिश को इशारा करता है, ये हम सबको समझने की ज़रूरत है। इसके अलावा एक चीज़ जो उसमें फिर आगे क्या क्या हुआ है, क्योंकि बाद में जाके बीएसएनएल ने इक्विवेलेंस तय किया है और अभी जो है कुछ तरफ सरकारें जो है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के अंदर जो है इक्विवेलेंस तय करने में लगी है और बैंकिंग्स में इक्विवेलेंस थोड़ा सा तय किया गया है और फाइनेंशियल सेक्टर्स में भी इक्विवेलेंस तय किए गए। तो ये प्रॉब्लम, इसके अलावा कौन कौन लोग हैं जो बच गए, जिनका हमें देखिए तीसरी कैटेगरी, 2 कैटेगरी मैंने बता दी, क्लास 1, क्लास 2 और अब आ गई तीसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी क्या है? आर्मी में या सेना में जो लोग काम करते हैं उनमें अगर कर्नल के रैंक से ज़्यादा आप अधिकारी हैं, कर्नल रैंक से ऊपर के अधिकारी हैं, तब आप क्रिमी लेयर में आएंगे। चौथी कैटेगरी किसकी है? डॉक्टर, इंजीनियर्स, सीए, इन लोगों के साथ क्या है, तो इसमें एक चीज़ किया गया है कि जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सीए हैं, इन सब के लिए कैटेगरी 6 बनाई गई। कैटेगरी 6 के अंदर निर्धारित किया गया है कि कैसे कैसे आपके ऊपर रिजर्वेशन लागू होगा। इसी में वो लोग भी आते हैं जैसे जो बिजनेस कर रहे हैं और उनका मान लीजिए पति बिजनेस कर रहा है, पत्नी जो है जॉब में है, पत्नी बिजनेस कर रही है, पति जॉब में है, या खाली जॉब कर रहे हैं, या उनका अदर सोर्सेज से कोई इनकम है अदर देन सैलरी का, उन सब के लिए कैटेगरी 6 जो है निर्धारित किया गया है। और कैटेगरी 6 क्या कहता है? कैटेगरी 6 में एक चीज़ बहुत क्लियर है कि क्रिमी लेयर के निर्धारित करते हुए कभी भी जो है सैलरी इनकम और एग्रीकल्चरल इनकम को कंबाइन नहीं किया जाएगा, ये हम सबको क्लियर करना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सैलरी इनकम के साथ साथ कभी भी जो अदर इनकम है, मान लीजिए कि आपने 5,000 रुपया बैंक में जमा कर दिया और उससे आपको
ब्याज के रूप में 500 रुपया आ गया तो वो आपके उसमें नहीं लागू होगा। ये बहुत क्लियर कट हर चीज़ को वहाँ पर कहा गया है। लेकिन अब जो प्रपोजल है, ये जो 6 पॉइंट्स मैंने बताए, उसके बाद अब जो इतना ह्यू एंड क्राई मचा हुआ है, क्यों ओबीसी समाज नाराज है, उस चीज़ को समझिए। देखिए, जब ये घटनाक्रम चल रहा था उसी समय ओबीसी पार्लियामेंट्री कमेटी ने बहुत मेहनत करके इक्विवेलेंस के भी रास्ते तय किए और जितने तरह की कठिनाइयाँ थी उन सब कठिनाइयों को जो है उन्होंने एड्रेस किया है। जब उनका डॉक्यूमेंट आप उठा के देखेंगे, और जब मैं आज देख रहा था, एक आश्चर्यजनक चीज़ है, 2004 में जो एक क्लैरिफिकेशन जारी हुआ है 1993 के डीओपीटी ऑर्डर का, जिसमें बहुत चीज़ें को स्पष्ट कर दिया गया है। बार बार जब पार्लियामेंट्री कमेटी उनसे कहती है कि वो चिट्ठी निकाल के दीजिए, तो ये लोग कह रहे हैं कि नहीं जी, वो चिट्ठी तो हमारी खो गई है। और 3-3 बार 4-4 बार रिमाइंडर डाला गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस को, डीओपीटी को और मंत्रालय को, सब ने ये कहा कि नहीं जी, वो चिट्ठी हमारी खो गई। आश्चर्य है कैसे चिट्ठियाँ खो जाती है भारत सरकार में, वो और उसकी वजह क्या होती है, वो सब हम लोग समझते हैं। अब आ जाइए कि जो इन्होंने जो ड्राफ्ट तैयार किया उसके अंतर्गत इन बच्चों को, ये जो कुल 56 बच्चे थे, अलग अलग राज्य के, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, इन सारे राज्यों के उसमें से बच्चे हैं। इन 56 बच्चों ने क्या किया, कोर्ट में केस किया। और ये लोग जब सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके केस को भेज दिया दिल्ली हाई कोर्ट। और उसी तरीके से मध्य प्रदेश में जो है कैट में केस किया गया था। कैट ने जो है इनके फेवर में डिसीजन दिया और कैट के डिसीजन के ऊपर फिर चेन्नई को हाई कोर्ट गई सरकार। चेन्नई हाई कोर्ट ने भी जो है इन कैंडिडेट्स के फेवर में डिसीजन दिया। क्यों दिया डिसीजन, उसमें मैं एक वजह बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जब क्रीमी लेयर का प्रावधान किया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर के प्रावधान के लिए जो बातें सुप्रीम कोर्ट के जज ने कही वो मैं यहाँ पे पढ़ दे। ये कह रहे हैं कि जब आप क्रीमी लेयर निर्धारित करने जाते हैं तो विद इन कैटेगरी ओबीसी के अंदर कौन फॉरवर्ड है और कौन बैकवर्ड है ये ध्यान नहीं रखना। क्रीमी लेयर निर्धारित करते हुए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जनरल कैटेगरी के लोगों की स्थिति क्या है और उसके कंपैरिजन में ओबीसी के लोग अगर आ रहा है कोई वर्ग, उसको आप क्रीमी लेयर में डालेंगे। मैं पूरा पढ़ दे। टर्म्स ऑफ द कैपेसिटी ऑफ अदर्स इन देयर क्लासेज बट इन द टर्म्स ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फॉरवर्ड क्लासेज। तो क्रीमी लेयर निर्धारित करने के लिए फॉरवर्ड क्लासेज की जो कैपेसिटी है, उनका जो स्ट्रेचर है, उनका जो पार्टिसिपेशन है सत्ता में, जो उनकी जो भागीदारी है सत्ता में, जिस तरीके का वो जो ले पा रहे हैं हक, उस हक की बराबरी क्या कोई कर पा रहा है, उसको ओबीसी में क्रीमी लेयर से बराबर करना है, बाहर करना है। किसी को यूं ही क्रीमी लेयर से बाहर नहीं कर देना। और ये आधार बना है दोनों दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर का और चेन्नई हाई कोर्ट के ऑर्डर का। और दोनों ही हाई कोर्ट ने ये साफ साफ कहा कि इक्विवेलेंस जो नहीं तय किया गया वो सरकार की गलती है। जो ये लोग, चूंकि ये बच्चे, मैंने आपको पहले बताया कि ये सारे बच्चे कहाँ से आते थे, ये सारे बच्चे आते थे पीएसयू से, बैंक से और इंश्योरेंस सेक्टर के बच्चे हैं और उनमें से हो सकता है कि कुछ प्राइवेट सेक्टर के भी बच्चे होंगे। तो कोर्ट ने ये कहा कि जो बराबरी तय करना सरकार का काम था और बराबरी सरकार ने अगर तय नहीं किया तो उसके नाम पे आप किसी बच्चे को उसकी नौकरी और उसको ओबीसी से बाहर नहीं कर सकते। और सौभाग्य से वो सारे बच्चे जो है कोर्ट से जीते हैं और उनकी ज्वाइनिंग हुई है। लेकिन वहाँ से खेल जो शुरू हुआ, देखिए एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि हाँ, इसमें अब आ जाइए दूसरे चीज़ पर कि जब ये सारे डिसीजंस हुए हैं उसमें पीएसयूज में क्या क्या खेल हो रहा है अभी वो भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे मित्र हैं। अब इसमें मैं एक बात जो करना चाहता हूँ, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है जिसमें विद इन ओबीसी कैटेगरीज बहुत तरह के आपस में वैमनस्य पैदा हो सकता है अगर हम लोग एक दूसरे की बातों को ना समझें और ना सुने और ना ढंग से समझ पाएँ। तो कैसे हो सकता है? अब जैसे देखिए, पीएसयूज के जो लोग हैं, जो लोग पीएसयूज में काम करते हैं, वो ये चाहते हैं कि सरकार क्लियर करे कि हमारी स्थिति क्या है, क्या हम जो है क्रीमी लेयर में हमारे बच्चे आएंगे या नहीं आएंगे। और उस क्रम में जो सरकारों ने जो खेल या कह सकते हैं जो चालाकियाँ करी है वो बहुत नुकसानदेह है और वो हम सबके सामने है। जैसे मैं बताता हूँ, बैंक में जो पीओ स्तर का कर्मचारी है उसको कह दिया गया है कि आप क्लास 1 की नौकरी में आते हो, इसलिए आपके बच्चों को क्रीमी लेयर का लाभ नहीं मिलेगा। जबकि आप ये देखिए कितना चालाकी है,
सरकार ने जो तय किया उसमें ग्रुप 1 तय कर दिया है। ग्रुप ए की नौकरी कौन सी होगी उसमें क्लियर कट है कि जो बोर्ड में काम करते हैं, बोर्ड मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो मेंबर्स हैं वो लोग आएंगे, क्लास 1 की नौकरी मानी जाएगी उनकी। और इसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव पोजीशंस में है उनकी मानी जाएगी। और थर्ड वन है मैनेजरियल पोजीशंस। पर मैनेजरियल पोजीशंस को 2 पार्ट में बांटना था, जो वहाँ नहीं हुआ है। मैनेजरियल पोजीशन में जो टॉप क्लास के मैनेजर हैं उनको तो रखा जा सकता है, लेकिन जो जूनियर मैनेजरियल पोजीशन में जैसे ये पीओ वगैरह जो आते हैं उनको क्रीमी लेयर में नहीं डालना था। और आपको बताऊं सरकार ने क्या किया है, ग्रुप ए तय कर दिया है, ग्रुप सी तय कर दिया है। मैंने जो क्लरिकल स्टाफ होंगे और अदर स्टाफ होंगे वो तो तय कर दिया है, लेकिन ग्रुप बी कौन होगा ये तय नहीं है। ये पार्लियामेंट्री कमेटी ने उनसे सवाल पूछा है कि ये अनोखी बात है कि किसी सर्विसेज में ग्रुप ए है और ग्रुप सी है लेकिन ग्रुप बी कोई नहीं है, तो ये आपका क्या मामला है जी, इसको क्लियर करिए। और वो आज तक क्लियर नहीं हुआ। तो इसलिए जब आप सोचिए कि क्यों नहीं बी तय किया गया होगा। ये जो जूनियर मैनेजरियल स्टाफ हैं जिनकी सैलरी इतनी नहीं है और ना उनका स्टेटस है इतना कि वो इक्वल टू आईएएस, मान ली क्या हम ये समझ सकते हैं कि जो एक व्यक्ति जो बैंक में पीओ है उसका जो स्टेटस है वो इक्वल टू आईएएस हो जाता है क्या? जब हम ये कह रहे हैं कि ग्रुप बी सर्विसेज भी उसमें नहीं आएगी तो इनको वहां कर देना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए बहुत क्लियर कट कहा गया है कि जूनियर मैनेजमेंट जो स्केल का स्टाफ है उसको आप इसमें नहीं ला सकते। अब आ जाइए कि जो आर्टिसन वाले हैं, जैसे मान लीजिए कोई बार्बर का जॉब करता है, कोई वाशरमैन है, कोई फिशरमैन है, ये सब भी जो है इसके अंदर क्रीमी लेयर के अंदर नहीं आएंगे और उनको नहीं माना जा सकता। ये इसके अलावा हाँ, एक जो इसमें एक अनोखी चीज़ है, ये जो 56 बच्चे थे उसमें एक शायद ऐसा कहा जाता है कि जो बंजारा कास्ट है उसमें से कोई एक बच्ची, एक जो 70 साल के इतिहास में कभी शायद ऐसा नहीं हुआ और वो पहली बार जो है कोई आईएएस बनी और उसको भी रोका गया, जबकि उसके फादर क्या थे, कलर थे। और ये जो जितने 56 बच्चे जो बाहर किए गए हैं सिस्टम से, ये सब लोग इनके फादर या तो क्लर्क हैं या पीएन है या लेबरर है, कोई भी ऊंचे स्तर के अधिकारी का बच्चा नहीं है। तो इसलिए जो आज ये आपको सिखाएंगे, जब हम लोग ये बातें क्रीमी लेयर का मुद्दा उठा रहे हैं तो कई लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो अच्छी बात है, ये बड़ा प्रोग्रेसिव स्टेप है जो इसमें से जो है जो गरीब तबका है ओबीसी का उसको लाभ मिलेगा। तो वो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर ये प्रोविजंस जो मैं अभी जिसके ऊपर आऊँगा, शर्मा कमेटी जिसको तय कर दिया गया, उससे क्या क्या नुकसान होंगे। अब आ जाइए कि हुआ क्या। ये ऑलमोस्ट मैंने क्रीमी लेयर क्या है वो आपको समझा दिया है। अब जो खेल चल रहा है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। हुआ ये है कि जब पार्लियामेंट ये परेशानी जब शुरू हुई तो पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो रिपोर्ट बनाई, पार्लियामेंट्री कमेटी के रिपोर्ट के बाद आप सोचिए पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर 30 मेंबर होते हैं जो ओबीसी कम्युनिटी के अंदर ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। इन लोगों ने जो रिकमेंडेशन किया उनके ऊपर सरकार ने एक कमेटी बनाई, बीपी शर्मा जी, और 3 मेंबर हैं संबजाज और जो अलग अलग नीति आयोग से भी एक व्यक्ति है उसमें। सवाल ये है कि इतना लेंदी डिस्कशन पार्लियामेंट्री कमेटी ने किया है, एक एक मुद्दे का उसमें समाधान निकाल कर दिया है कि आपको क्या करना चाहिए। और इन सब जैसे उन्होंने बताया है इक्विवेलेंस क्या होगा, इक्विवेलेंस कैसे तय करेंगे, पीएसयूज के कर्मचारियों के साथ आपको क्या करना है, जो इवन देन प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं उनके साथ क्या करना है, वो सारी बातें उन्होंने बताई है। उसके बावजूद उसके ऊपर एक बीपी शर्मा जी की कमेटी बना दी जाती है और बीपी शर्मा जी रिकमेंड करते हैं। उन्होंने 2 चीज़ रिकमेंड किया है, हम सब के बीच अब आ चुका है। उन्होंने पहला रिकमेंडेशन ये किया है कि जो जैसा चल रहा है उसको वैसे चलने दिया जाए, उसमें थोड़े मोरे बदलाव कर दिए जाए। दूसरा रिकमेंडेशन उनका है शर्मा जी का कि हम ऐसा करते हैं कि जो जिसकी हम क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ा देते हैं और बढ़ा के 12 लाख कर देते हैं और उसके बाद 12 लाख क्रीमी लेयर सीमा करने के बाद जितनी जिसकी जैसी भी सैलरी है वो सारा सैलरी इनकम उसमें जोड़ देते हैं। साथ में उन्होंने कहा है कि सैलरी इनकम के अलावा अदर इनकम भी जोड़ देंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो 1993 में जब डिसाइड हुआ था क्रीमी लेयर, तो ये बहुत क्लियर कट कहा गया है कि सैलरी इनकम के साथ अदर इनकम नहीं जुड़ेगा, सैलरी इनकम के साथ एग्रीकल्चरल इनकम क्लब नहीं होगा, ये बहुत भी क्लियर है। और एग्रीकल्चरल इनकम के संदर्भ में क्या कहा गया है, एग्रीकल्चरल इनकम कई बार लोग उससे भी कंफ्यूज होते हैं, ये ध्यान रखिए। एग्रीकल्चरल इनकम उन्हीं का जुड़ेगा जो सरकार द्वारा निर्धारित कि किसके पास कितना खेत हो सकता है मैक्सिमम,
उतना अगर खेत हो और उसके मतलब ज़मीन हो और उसके साथ साथ उस ज़मीन में से 80% ज़मीन इरिगेटेड होना चाहिए, सिंचित होना चाहिए। सिंचित भूमि अगर नहीं है तो वो जो है उससे जो आपको आय होती है वो क्रीमी लेयर के अंदर नहीं आएगा। ये भी अब हम सबको क्लियर रखना चाहिए। और दूसरी बात कि अगर ठीक है कि आपके पास सिंचित भूमि है और आप जॉब भी करते हैं तो जॉब से आपको जो सैलरी आ रही है और जो एग्रीकल्चर से आपको इनकम आ रहा है ये भी क्लब नहीं होगा। ये सब लोग हमारे जो भी भाई दोस्त सुन रहे हैं अपने अपने घरों में इन सबको बताने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चे जब सर्टिफिकेट बनाने जाते हैं तो वहाँ बैठा हुआ कर्मचारी पूछता है कि कृषि से आय कितनी है जी और सैलरी से आय कितनी है, तो उनको ये बताने की ज़रूरत है कि मूर्ख सैलरी और इनकम की आय जुड़ती है नहीं तो तुम पूछते क्यों हो। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो हम सबको समझना चाहिए। अब आ जाइए कि जो ये कहा जा रहा है कि 12 लाख कर दो, बहुत सारे लोग खुश हो जाएंगे कि 12 लाख कर देने से जी ठीक तो है जी, एक बड़ा तबका जो है इसके अंदर ये हो जाएगा और गरीबों को लाभ होगा। अब जरा इसको समझिए, 1993 में जब क्रीमी लेयर का प्रावधान किया गया था तो उसमें बहुत स्पष्ट ये लिख दिया गया था कि हर एक 3 साल के बाद जो चूँकि शुरू में 1 लाख रुपया इनकम का आधार रखा गया था और उसमें साथ साथ कह दिया गया था कि अगर हर एक 3 साल के बाद इसमें बदलाव होगा। अगर हम 3-3 साल माने तो उसमें कम से कम 9 बार बदलाव होना चाहिए था। लेकिन कितने बार बदलाव हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। मतलब 3-3 साल के क्राइटेरिया के हिसाब से ये निश्चित था कि उसमें 9 बार 1 लाख का जो इनकम क्राइटेरिया रखा गया था उसमें 9 बार बदलाव होना चाहिए था। लेकिन हुआ कितने बार है? केवल 4 बार। पहला बार हुआ कब जाके? 1993 के बाद 1996 में होना चाहिए था, 1999 में होना चाहिए था, 2001 में होना चाहिए था और 2004 में होना चाहिए था। लेकिन हुआ कब जाके? सीधा 2004 में जाके क्रीमी लेयर में रिवीजन हुआ और 1 लाख के जो की सीमा को बढ़ा के 2.5 लाख किया गया। फिर दोबारा 2004 के बाद 2008 में क्रीमी लेयर निर्धारित किया गया, उसमें जो है 2.5 लाख की सीमा को बढ़ा के 4.5 लाख किया गया। और फिर तीसरा जो निर्धारण हुआ है 2013 में, उस समय 4.5 लाख की सीमा को बढ़ा के 6 लाख किया गया। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए, जो हमारा ओबीसी कमीशन है, चूँकि इन सब चीज़ के लिए रिकमेंडेशन ओबीसी कमीशन से लिया जाता है और ओबीसी कमीशन के रिकमेंडेशन तो लिया जाता है पर लागू करने में परेशानी होती है। तो जब 2013 में ये आया तो उस समय जो ओबीसी कमीशन ने था 2013 में ही कहा था कि क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ा के 12 लाख करना चाहिए। जो आज शर्मा जी हम लोग को बता रहे हैं और पूरा जो सरकार भी बताने में लगी है कि जी हम 8 लाख से बढ़ा के 12 लाख कर रहे हैं। तो शर्मा जी ने ओबीसी कमीशन ने इस बात को बढ़ाने के लिए 2013 में ही कहा था कि आप 6 लाख मत करिए, ये कम से कम 12 लाख रुपया उस समय होना चाहिए। और दोबारा जब 2017 में क्रीमी लेयर निर्धारित करके 6 लाख से बढ़ा के 8 लाख किया गया, उस समय ओबीसी कमीशन ने कहा था कि नहीं, इसको आप बढ़ा के 15 लाख करिए। तो आप सोचिए, जो चीज़ हमारा 2017 में नॉर्मल रूप से 15 लाख हो जाना चाहिए था और आज 2020 है, उस हिसाब से कम 18 लाख 20 लाख तो खाली ओबीसी कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पे होना चाहिए था। अगर आप ये लेंगे कि जो डिफ्रेंशिएशन आया है और जो बार इस बीच में जो कम से कम 3 पे कमीशन जो है हम लोगों ने सरकारी कर्मचारियों को मिला है, अगर उसको जोड़ेंगे उसके हिसाब से अगर आप ले जाएंगे तो ये 20 से 22 लाख रुपया तो यूं ही जो उस रिकमेंडेशन था 1993 का उसके आधार पे ये हो जाना चाहिए था। लेकिन आज जो चीज़ हमारा 20 से 22 लाख हो जाना चाहिए था, हमसे को 12 लाख रुपया दे के कहा जाता है कि देखिए हम जो है आपके लिए बड़े भला का काम कर रहे हैं और हम जो है सारा प्रॉब्लम जो है ओबीसी के क्रीमी लेयर निर्धारण का जितना सारा प्रॉब्लम है हम वो सारा प्रॉब्लम ठीक कर देंगे। ये तो हुई मोटी मोटी बात। हम क्यों इसका विरोध कर रहे हैं, अब इस संदर्भ में मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। हम लोग क्यों इसके विरोध में खड़े हुए हैं? एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि कई बार क्या होता है, क्लास 3 क्लास 2 को लेकर बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है। आप देखते होंगे जो लोग पे कमीशन वगैरह से जुड़े हैं, हर पे कमीशन जो है रैशनलाइजेशन करता है और कई बार ग्रुप बी को उठा के लोगों को सैलरी के आधार पे जो है उनका सैलरी ग्रुप ए के किसी अधिकारी के बराबर कर दिया। तो इसका ये मतलब नहीं हो जाएगा कि वो ग्रुप ए में आ गया। तो इन सब चीज़ों का भी ये जो है इन सब चीज़ों का भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अब आ जाइए कि क्यों जो हमारे लोगों को कहा जाएगा, लोगों से जो बात की जाएगी और बताया जाएगा, उस चीज़ को भी हमको समझने की ज़रूरत है। देखिए 1935 में सेंसस हुआ था और उस सेंसस के अंदर ये बताया गया था कि ओबीसी की आबादी है कितनी, 52%। फिर मंडल कमीशन जब लागू हुआ तो मंडल जी ने उसके पहले जब वो अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे थे, उस रिपोर्ट के लिए उन्होंने जो है जब फील्ड सर्वे करवाए
तो उन्होंने भी ये माना कि लगभग ओबीसी की आबादी 52% है, और उन्होंने बहुत क्लियर कट दिया है। ये पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट से मैं बता रहा हूँ, उन्होंने क्या क्या बताया, कितनी कितनी किसकी आबादी है वो भी समझ लीजिए। देश के अंदर एससी और एसटी की आबादी उन्होंने बताया 22.56%, 22.5%। जो नॉन हिंदू अदर रिलीजन को मानने वाले लोग हैं देश के अंदर, उनकी आबादी है 16%, और जो फॉरवर्ड हिंदू हैं उनकी आबादी है 17.5%। अब ओबीसी का कितना बच गया, 43.5%, 43.70 आबादी जो है ओबीसी की है। और होता क्या है, ओबीसी के अंदर जो हिंदू कास्ट से अलावा, मतलब हिंदू रिलीजन के अलावा जो मुस्लिम रिलीजन्स वगैरह भी है, वहाँ पर भी काफ़ी उसके मतलब जो रिलीजियस कैटेगरी है उसका भी, जो मैंने बताया कि रिलीजियस कैटेगरी जो 16% है उसका 50%, 52% के आसपास, मतलब लगभग 8% जो है वो भी ओबीसी के अंदर आता। इस प्रकार से ओबीसी की कुल आबादी कितनी बन गई, 52%। और 52% की आबादी को आरक्षण कितना दिया गया, 27%। अब जरा एक चीज समझने की जरूरत है, जब 27% जो दिया गया आरक्षण, उसमें हमें मिला कितना है रियलिटी में, ये भी हम लोग जान लेते हैं। एक आंकड़ा मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ, ये पार्लियामेंट्री कमेटी का ये आंकड़ा है, और हम उसी से उठाकर आपके सामने रख रहे हैं। पहली चीज़ क्या है, ग्रुप ए सर्विसेज में ये 78 मंत्रालय से पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिपोर्ट मंगाई थी, उसके आधार पे ये सारी चीज़ें आपके सामने मैं रख रहा हूँ। आज के समय में 84,705 क्लास 1 एम्प्लॉई हैं भारत के अंदर। हो सकता है कि बहुत सारे मंत्रालय के डेटा इसमें नहीं होंगे, काफ़ी लोगों के हैं और काफ़ी लोगों के नहीं हैं। उसमें से ओबीसी कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई के साथ साथ ओबीसी का जो नंबर है वो है मात्र 11,016। परसेंटेज में कितना हुआ, 13%। हमारा रिजर्वेशन है 27%। 1993 से रिजर्वेशन लागू है और 27 साल हो गए इस रिजर्वेशन को लागू हुए, और तब हम कहाँ पहुँचे हैं, 13% पे। अभी हम 27% पे पहुँचे नहीं हैं, क्लास 1 का मैं बता रहा हूँ। अब आ जाइए ग्रुप बी, कुल 2,90,941 कर्मचारी हैं ग्रुप बी में भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे आंकड़े में दे रहा हूँ। उसमें से ओबीसी कितने हैं, 42,995। परसेंटेज में कितना हुआ, 14%। अब आ जाइए क्लास 3, इसमें सफाई कर्मचारी को उन्होंने अलग रखा है। इसमें 28 लाख क्लास 3 के एम्प्लॉई हैं। उसमें से ओबीसी के कुल 6,41,930 एम्प्लॉई हैं। इसका भी परसेंटेज कितना हुआ, 22.65%। यहाँ पर भी हम 27% नहीं है। क्लास 3 की नौकरियों में भी हमारी भागीदारी आज के डेट में 27% नहीं है। और जो सफाई कर्मचारी है वो 48,951 सफाई कर्मचारी है, उसमें ओबीसी 7,000 है, 76 है, और उसमें भी परसेंटेज कितना है, 14%। अब आप सोचिए, कुल अगर आप देखेंगे तो हमारी जो टोटल भागीदारी है ग्रुप ए बी सी डी मिला के एवरेज अगर आप निकालेंगे तो 21.57% है। अब जरा सोचिए, 52% हमारी आबादी और हमारी भागीदारी कितनी, 21%, जबकि सरकार के बनाए हुए संविधान में मिनिमम 27%। 1993 से तो कितनी पीढ़ियां जॉब में आई और चली गई होंगी। एक व्यक्ति जो जॉब में लगा होगा उसकी आयु भी 20 से 25 साल, 25 से 30 साल कोई नौकरी करता है, तो 30 साल के बावजूद भी आखिर क्यों नहीं जो है लोग पहुंच पाए 27% के अंदर, ये भी तो हमको समझने की ज़रूरत है। तो अब जरा दूसरी बात को समझते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई हैं। अब यहाँ तो मैं देख रहा हूँ सारे एकेडमिक से लोग देख रहे हैं, लेकिन अगर ये कोई हमारे गांव का कोई भाई समझे, जो समझना चाहे और जिनको समझाने की ज़रूरत है कि मान लीजिए हमारी एक रोटी में हमको उसका, या मान लीजिए कि 100 रोटी में हमको 27 रोटी मिलना चाहिए, मतलब हमको 52 रोटी मिलना चाहिए, तो चूँकि हमारी आबादी 52% है। सरकार ने कहा कि नहीं, आपका हम 52 आदमी आप हैं, लेकिन हम आपको 52 रोटी नहीं देंगे, आपको हम 27 रोटी देंगे, उसी में आप बांट के खाइए। चलिए जी, हमने वो भी मान लिया कि चलो आप हम आधा बांट लेंगे, हम एक रोटी नहीं खाएंगे, हम आधा रोटी खाएंगे। फिर जब हम आधा रोटी भी खाने लगे, उसमें भी सरकार कह रही है कि वो रोटी भी हम आधा नहीं देंगे, और उसमें बड़ी से इधर से उधर से चालाकियाँ बरत के हमको उसमें भी रोका जाता है, और वहाँ पर भी हम 20 से 21% ही पहुँच पाए हैं। यहाँ पर एक बेहतरीन आंकड़ा मैं आपको यूनिवर्सिटीज़ का दे दूँ, ये बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है, और
एकेडमिक्स में आपको मैं बताऊं, जो रिजर्वेशन देश भर में 1993 में लागू हुआ, वो एकेडमिक्स में वो रिजर्वेशन जाके लागू होता है 2007 में। सवाल बनता है कि 14 साल कौन लेके बैठा हुआ था, और क्या स्थिति है रिजर्वेशन 2007 में लागू हो जाने के बाद? तब भी से भी 13 साल हो गए, आज 2020 में बैठ के हम चर्चा कर रहे हैं। हमारा जो आंकड़ा है प्रोफेसर, देश भर में 1125 प्रोफेसर हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें एससी के मात्र 39 प्रोफेसर हैं, मतलब 3.47% है उनका। एसटी के केवल 8 प्रोफेसर हैं, मतलब 0.71% उनकी संख्या है। और ओबीसी शून्य है, 0 बटा सन्नाटा है। ओबीसी के प्रोफेसर नहीं है देश भर के यूनिवर्सिटी के अंदर, ये आपको जानना चाहिए। और जनरल के कितने हैं? कुल 1125 में 1071 पोजीशन जनरल के बैठे हुए प्रोफेसर पूरे देश भर में। तो जो आपको ये सिखाते हैं कि आपका हक फलना ने ले लिया और चिल्ला ने ले लिया, ओबीसी समाज से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमको सारी चीज़ों के आंकड़े उठाकर देखनी चाहिए। इसीलिए हम लोग जातीय जनगणना की बात करते हैं, और इसीलिए हम लोग ये चाह रहे हैं कि जातीय जनगणना कराओ और लोगों को बताओ कि किसने सच में खा लिया और किसने नहीं खा लिया। जनरल कैटेगरी के लोगों ने हमारा कितना खा लिया और हम लोगों ने आपस में कितना किसका खा लिया, वो भी इस देश को जानना चाहिए। आइए एसोसिएट प्रोफेसर का मैं बताता हूँ। देश में कुल 2620 एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उसमें एससी के 130 हैं, मतलब 4.96%। इन बेचारों का भी हक मारा गया है, 15% इनका रिजर्वेशन है और हैं कितने? 4.96%। एसटी का कितना है? 34, इनका हक बनता था 7.5, इनको क्या मिला? 1.30। और ओबीसी यहाँ पर भी 0 है, 0 बटा सन्नाटा ही है। प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर दोनों में हम 0 बटा सन्नाटा में। और जनरल कितना है? 2434 सीट, कितना परसेंट? 100 में से 92% रिजर्वेशन ले गया है। ये रिजर्वेशन कौन ले रहा है, ये आप समझिए। ये जनरल के लोग 92% सीट ले गए हैं एसोसिएट प्रोफेसर में, और 95% सीट ले गए हैं प्रोफेसर में। अब आ जाइए असिस्टेंट प्रोफेसर। 7741 सीट है असिस्टेंट प्रोफेसर का देश भर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, और उसमें एससी के पास 931 सीट है। 931 जो है असिस्टेंट प्रोफेसर उनके हैं, मतलब 12%। एसटी के 423 प्रोफेसर, मतलब 5%। ओबीसी के 1113, 14%। यहाँ पर हम लोगों ने है। और जनरल के 5130%। आज भी 66% लोग जनरल के असिस्टेंट प्रोफेसर में बैठे हुए हैं। तो ये जो कहते हैं लोग कि आपका हक फलना खा लेगा, चिल्ला खा लेगा, ये चीज़ों को भी हम सबको अंडरस्टैंड करना चाहिए। और हमको इन चीज़ों के ऊपर क्लियर कट ये हम लोगों को आपस में समझ बनानी चाहिए कि पहली लड़ाई तो 52% की होगी जी, कि 52% हमारा हक है, तो हमारी आबादी है, 52% रिजर्वेशन दो। उसके बाद ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर किसी खास तबका ने, किसी खास वर्ग ने, हम लोग आपस में सरकार जनगणना करा ले और जनगणना करा के बता दे कि इस विदिन ओबीसी किसने ज़्यादा ले लिया, उसको थोड़ा कम दे देंगे। जिन्होंने कम लिया है वो अपना लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम चाहते हैं कि हमारे 52% लोग इक्वल फुटेज पे आएँ, बराबरी पे आएँ, और सबको उनका बराबर का हक मिले। हम लोग इसका बिल्कुल विरोधी नहीं है। तो कोई भी अगर आपसे ये कहने के लिए जाए कि कोई फलना ये ले लेगा और वो ले लेगा, तो वो उसमें आप मत आइए, और उन चीज़ों का बिल्कुल हम सबको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ये जो आप सबको अभी ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए, ये तो मैंने बता दिया। अभी हम दो चीज़ों के लिए, एक चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। अभी आप सबको पता ही होगा, हम सब जो लोग वाकिफ़ हैं, नीट की परीक्षा होती है। डॉक्टर बनने के लिए नीट की परीक्षा होती है, मेडिकल एंट्रेंस की। नीट की परीक्षा में हमें कितना है, हमारा सेंटर अभी होता क्या है नीट की परीक्षा का, इसका भी थोड़ा सा समझ लें। स्टेट के जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें से 15% कोटा सेंट्रल पूल में लिया जाता है, और इस तरह से यूजी में, मतलब जो एमबीबीएस के कोर्स के एडमिशन के लिए तो 15% लिया जाता है, और पीजी में जो है 50% मेडिकल सीट ले लिया, सेंट्रल पूल में सीट लिया जाता है। और आपको पता है इन दोनों ही जगहों पर ओबीसी का रिजर्वेशन लागू नहीं है। एससी का है, एसटी का है, उनको रिजर्वेशन मिलता है। और क्या कह रही है सरकार वहाँ पर कि ऐसा है जी कि स्टेट्स के अंदर ओबीसी रिजर्वेशन में वेरिएशन है। ये आपको पता होना चाहिए। वेस्ट बंगाल में आज भी 7% ओबीसी रिजर्वेशन है, और पहली बार मध्य प्रदेश सरकार ने 14% से बढ़ा के ये 27% किया था, जिसको हाईकोर्ट ने रोक दिया है। तो अगर हमारा 27% रिजर्वेशन है, तो ये तो बिल्कुल सामान्य सी बात थी कि जो भी सीट सेंट्रल पूल के अंदर आ गए उसमें हमको 27% रिजर्वेशन मिल जाना चाहिए था। लेकिन 2015 से नीट की परीक्षा हो रही है, 5 साल हो गया, हमको मेडिकल में हम लोगों का रिजर्वेशन लागू नहीं है। वो सारी सीटें जनरल कैटेगरी के लोग ले जाते हैं।
इसके साथ एक अभी नलसार का एक बहुत बड़ा विद्वान जो है, आपको एक देश के नेशनल चैनल पे दिखते होंगे, वाइस चांसलर हैं लॉ यूनिवर्सिटी के, आप सब लोग देखते होंगे, बहुत पॉपुलर, जो रवीश कुमार जी हैं उनके चैनल पे आते हैं वो लॉ के बारे में डिटेल्स देने के लिए। देश भर के अंदर जितने इंटीग्रेटेड लॉ कॉलेजेस हैं, नेशनल लॉ कॉलेजेस, उसके अंदर हमारा रिजर्वेशन लागू नहीं है, क्योंकि वहाँ से जो बच्चा निकलता है पढ़ के, उसको हाई लेवल की सैलरी में उसका जो है प्लेसमेंट होता है। अभी ओबीसी कमीशन ने वहाँ पर जो है बहुत दबाव बनाया है कि आप इसको वहाँ पर रिजर्वेशन दीजिए। तो यही यूनिवर्सिटी हैदराबाद है और अदर जगह पर, सब जगह पर ये जो है नेशनल लॉ कॉलेज खोले गए हैं। उन नेशनल लॉ कॉलेजों ने कहा कि चूंकि हम केंद्र सरकार से एक पैसा नहीं लेते, इसलिए जी हम रिजर्वेशन नहीं देंगे। जब ओबीसी कमीशन ने जांच बिठाई तो जो ये नलसार वाले आते हैं, नलसार ही जो है यूजीसी से 4 करोड़ रुपया साल का लेता है, ये फाइंड आउट हुआ है। अभी उनको शोकाज हुआ है, सारी चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं, तो वहाँ पर भी हमारा रिजर्वेशन नहीं है। तो आप सोचिए कि किस आधार पे ये जो लोग कह रहे हैं कि भैया क्रीमी लेयर से, और इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा सीट ले ली, तो ये इसकी वजह क्या है, ये सबको बैठ के नहीं समझ और इन चीज़ों पे बात नहीं करेंगे तो ये हमें बार और हम लोग सोचते रहेंगे कि जी हम तो हमारे बीच का हक जो है मारा जा रहा। अभी होगा क्या, ये आप देखिए। ये कहा जाएगा, या जो लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि भैया ओबीसी तो बहुत प्रबुद्ध कैटेगरी है, ओबीसी ने बहुत सारा हिस्सा ले लिया, ओबीसी को सब कुछ मिल गया है, ओबीसी हर जगह पे पहुंच गया। आंकड़े आप सबके सामने देखिए। नो डाउट पॉलिटिकली ओबीसी क्लास ने बहुत गेन किया है, और पॉलिटिकली गेन करने से हमको थोड़ा सा लाभ तो हुआ है। हमने अपने हक को समझा है, हमने अपने अधिकारों को समझा है, हमारा क्या हमारे साथ क्या अन्याय और अत्याचार हो रहा है वो सब हम समझ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी, सारी चीज़ों को समझने के बावजूद भी हम अपना हक ले नहीं पा रहे हैं। ये हम सबको समझने की ज़रूरत है। कई बार लोग बार देखिए एक चीज़, इस चीज़ को समझिए कि बार लोग कह देते हैं कि जी आरक्षण का भीख क्यों मांगते हो। पहली बात तो ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि भीख क्यों मांगते हो, उनसे पूछना चाहिए कि ये मांगने और देने, मांगने वाला हम हो गए तो देने वाला कौन है भाई, जरा ये बता दो। डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र में संख्या महत्वपूर्ण है, और हम ये दावा कर रहे हैं कि 52% हमारी आबादी है, तो देने वाले तो हमको होना चाहिए था। SC ST OBC जो समाज है उसकी कुल आबादी 85% है, तो 85% देने वाला होगा, या 15% जो लोग हैं वो देने वाले होंगे। ये स्थिति हमारी क्यों बनी है, ये भी हमको समझना चाहिए कि जो रिजर्वेशन 1953 में काका कालेलकर कमेटी के हिसाब से 1953 में जो ओबीसी का रिजर्वेशन लागू होना चाहिए, उसके लिए 2020 में बैठ के हम कह रहे हैं कि मेडिकल में हमको आरक्षण दो, लॉ में हमको आरक्षण दो। तो ये कौन लोग थे, क्यों और किस आधार पर ये चीज़ें की गई, ये सब भी हम सबको अपने उससे सवाल पूछना चाहिए और उस पर बात करनी चाहिए कि किस आखिर इन्होंने इस चीज़ के लिए मजबूर कर दिया। और ये स्थिति हम लोगों के यहाँ बन गई है कि अभी भी हम मांगने वाले बने हुए, देने वाले नहीं बने। और जो सुप्रीम कोर्ट का एक और ये बता रहा हूँ क्या डिफाइन किया है आरक्षण को लेकर, क्योंकि बार लोग कह दिया जाता है कि ऐसा है जी कि रिजर्वेशन तो आर्थिक आधार पे होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट का एक लाइन में पढ़ के सुनाता हूँ। आरक्षण ऐतिहासिक भेदभाव का उपचार है, और ये ऐतिहासिक भेदभाव की वजह से देश भर के खास वर्ग के ऊपर इस चीज़ का असर हुआ है, और उस असर का प्रतिफलन सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर की नौकरियों में दिखता है। ये वहाँ से रिकमेंडेशन है। तो जब ये ऐतिहासिक भेदभाव का उपचार है तो आर्थिक रूप से हो जाएगा क्या? तो जो लोग ये कहने में लगे हैं कि नहीं जी आर्थिक आधार पर आरक्षण हो जाना चाहिए, क्या होगा और क्यों ये हो रहा है, ये खेल भी हम सबको समझना चाहिए और हम सारे दोस्तों को जानना चाहिए कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। अभी EWS रिजर्वेशन लागू हुआ, देश भर की किसी पार्टी ने उसका विरोध नहीं किया, एक शायद RJD ने किया था, सबने उसका स्वागत किया, अच्छी बात है, स्वागत है। उस आरक्षण को लागू करने के लिए 2 दिन के अंदर लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास हो गया, कैबिनेट नोट भी बन गया, सारी चीजें हो गई, इंप्लीमेंटेशन भी हो गया। और ओबीसी रिजर्वेशन को लागू करने में ये क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं पार्लियामेंट में एक दिन में राज्यसभा एक दिन में लोकसभा में पास हुआ था
और क्यों नहीं वो लागू हुआ जल्दी में, क्यों आज तक हम संघर्ष कर रहे हैं। आपको मैं बताऊं, एक चीज़ सुन लीजिए, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसरशिप में 2007 में जब ये रिजर्वेशन लागू हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर में, तब से हम लोग लड़ रहे थे कि एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसरशिप में रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। तब ये बात कही जाती थी कि भैया ऐसा है, आपको ओबीसी हो, आपको प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। देखिए जी, प्रोफेसर और प्रोफेसरशिप की नौकरी ऐसी है जिसके अंदर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में भारत सरकार के नियम के आधार पे, डीओपीटी के आधार पे हमको रिजर्वेशन मिलेगा। ये लिखा हुआ है 1993 के डीओपीटी ऑर्डर में, ओएम में। लेकिन तब कहा जाता था नहीं नहीं नहीं, आप लोग नहीं समझते हो और क्रीमी लेयर में का मामला फंसेगा। ये भी मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, ये जो क्रीमी लेयर का मामला फंसेगा कहा जाता है, इसको भी स्पष्ट कर लें हम लोग। ये बहुत क्लियर है कि नौकरियों में जब आप आरक्षण मांगने जाते हैं, ओबीसी के लोग, एससी एसटी के लोग, एससी एसटी में चूंकि क्रीमी लेयर नहीं है तो वहाँ पर इसकी बात नहीं होगी, लेकिन ओबीसी के लोग जब मांगने जाते हैं तो वो दरअसल मेरा ध्यान किसी एक कमेंट्स पे चला गया। अभी भी एक महाशय हैं रामाश्रय सिंह, राम सिंह, वो कह रहे हैं भीख है, इनकी हैसियत है, ये भीख देंगे हमें। खैर, तो ये कहा जाता था कि भाई चूंकि क्रीमी लेयर का मामला बनता है जी, इसलिए आपको प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ये बहुत स्पष्ट है, चूंकि इसके ऊपर भी कई जगह पेच फंसाया जाता है कि कभी भी, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि अगर आप आईएएस भी बन गए हैं, आईपीएस भी बन गए हैं और आप कहीं पर जाके अपने लिए नौकरी मांगना चाहते हैं तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा। चूँकि रिजर्वेशन हमारे मदर फादर के इनकम पे तय होता है, उनके स्टेटस पे तय होता है, उनकी आर्थिक और उनकी शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति पे तय होता है। हमारी शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति पे हमारे बच्चे का रिजर्वेशन तय होगा, हमारा रिजर्वेशन तय नहीं होगा। क्योंकि हम आईएएस बन गए, ठीक बात है, लेकिन हमारी जो पृष्ठभूमि रही पढ़ने लिखने के दौरान, उसमें हमारे माँ बाप के हैसियत का बहुत ज़्यादा, उनकी सामाजिक शैक्षणिक हैसियत का योगदान है, इसलिए हमको वहाँ पर उससे तय होगा। तो इसलिए कभी कोई बात आए तो ये भी आप सबको ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसे ही करना होता है। जो लोग अभी हैं वो भी हमेशा, मतलब जब तक आपके बच्चे से पहले तक आपको रिजर्वेशन मिलता रहेगा। और जो अब किया गया है, जो मैं एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसरशिप के लिए कह रहा था, तो वो नहीं मिला। बीच में एक बार वो चिट्ठी आई यूजीसी की, जी एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसरशिप में रिजर्वेशन लागू कर दिया गया है, लेकिन उसको वापस ले लिया गया। जब ये सरकार आई इसने जो है वापस ले लिया। हम लोगों ने यूजीसी में खूब शोर शराबा किया था, खूब हो हल्ला मचाया था, पर उसको जो है वापस ले लिया गया। लेकिन आप देखिए कि जैसे ही ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन लागू हुआ, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसरशिप में ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दिया गया है, जबकि ये बिल्कुल हास्यास्पद है। ईडब्ल्यूएस का जो क्रीमी लेयर निर्धारित करने का तरीका है, ये भी हम लोग जान लें। वो भी ईडब्ल्यूएस के अंदर क्रीमी लेयर निर्धारित करने का जो 8 लाख रखा गया है, उसके साथ साथ वहाँ पर सैलरी इनकम जुड़ेगा, वहाँ पर फैमिली इनकम जुड़ेगा। ओबीसी में फैमिली इनकम नहीं जुड़ता, केवल पेरेंटल इनकम जुड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। फैमिली इनकम का मतलब आप जो पेरेंट का इनकम है और जिन भाई बहन की अगर शादी नहीं हुई है उनका कोई इनकम है और वो फैमिली के साथ ज्वाइंट रह रहे हैं, वो भी जुड़ेगा। उनका एग्रीकल्चरल इनकम भी जुड़ेगा, उनके पास लैंड होल्डिंग है शहरों के अंदर और उसमें 200 गज से ज़्यादा का है जहाँ पर मकान बना सकते हैं अच्छे शहर में, वो भी जुड़ता है, उसका भी ध्यान रखा जाता है। तो अभी हम लोगों का उससे अलग है, वहाँ पर इवन कैंडिडेट का इनकम जुड़ता है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कैंडिडेट का इनकम जुड़ता है। इसलिए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ईडब्ल्यूएस के अंदर जो चर्चा आती है कि भाई जो ईडब्ल्यूएस के अंदर एडहॉक लगे हैं उनको साल भर बाद जो है वो ईडब्ल्यूएस से बाहर हो जाएंगे। ये अभी ओबीसी के साथ नहीं है, लेकिन ईडब्ल्यूएस के साथ है। तो अब आप सोचिए कि जब ये तय हो गया कि कैंडिडेट का इनकम जुड़ेगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर है, ईडब्ल्यूएस के अंदर लगा है, तो वो एसोसिएट के लिए एलिजिबल कैसे होगा? 12 लाख उसकी साल की आमदनी है, 12 लाख रुपया वो कमा लेता है, तो ऐसे ही वो ईडब्ल्यूएस से बाहर हो जाएगा। तो ये तय है कि ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन, ईडब्ल्यूएस में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसरशिप में रिजर्वेशन लागू नहीं हो सकता। उसके बावजूद भी डीओपीटी ने और सरकार ने कहा कि नहीं वहाँ पर लागू हो। और आपको मैं बताऊँ, केरला सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वैकेंसी आई थी, तो केरला सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वैकेंसी पे हम लोगों ने, जब मैं ड्यूटी में था, तो हम लोगों ने उसको लिखा था कि भाई आप ये जो दे रहे हो ईडब्ल्यूएस को एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसरशिप में, वो कैसे दोगे? तो वो उन्होंने कहा कि नहीं अब क्या करें। और उन्होंने क्या किया था कि वो जब हम लोगों ने उनको लिखा था तो उन्होंने वो वापस ले लिया था।
फिर जो है HRD से चिट्ठी गई थी कि नहीं आप बिना EWS को एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसरशिप में रिजर्वेशन दिए आप जो है ऐसा अगर कर रहे हो तो आपकी जो है आपका एडवर्टीजमेंट जो है वैलिड नहीं माना जाएगा। और उन्होंने वापस लिया और दोबारा से उसको EWS के साथ एडवर्टाइज करके दिया। तो ये खेल है कि जब उनको देना होता है तो तब कोई वितर्क नहीं, तब कोई रिजर्वेशन नहीं, तब 50% जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया था कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन में हम नहीं जाएंगे, वो आज 60% हो गया, फिर भी कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ये खेल भी हमारे भाइयों को समझना चाहिए कि इसलिए अगर कल हमको कोई बहकाने हो रहा है और इससे SC OBC के बच्चों OBC के लोगों को फ़ायदा होगा तो आप उसके झांसे में बिल्कुल मत आइएगा। आप जरा एक चीज़ सोच कर देखिए, अगर कोई भी समाज का जो मिडिल क्लास होता है, जो पढ़ा लिखा तबका होता है, वही तो जाके चीज़ों को समझता और समझाता है। और जो राजनीतिक स्तर पे जो खेल चल रहा है, जो भटकाया जाता है चीज़ों को लेकर, उसको समझने का और उसको ठीक करने का काम कौन करेगा? कुछ लोग आपसे आके लोग कह देंगे ये लोग वही हैं जो लोग चाहते हैं कि उनको रिजर्वेशन मिल गया और उनके बच्चों को भी रिजर्वेशन मिलता रहे। तो कम से कम मैं आपको बताऊं, प्रोफेसर के बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिलना, तो हम लोगों को उस आधार पे अगर हम इतना सोचने लग जाते हैं कि भाई अब हमारे बच्चों को तो रिजर्वेशन मिलेगा नहीं, उसमें लिखा हुआ है प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में भी अगर इक्विवेलेंस तय किया जाएगा तो हम लोग क्लास 1 की नौकरी में आते हैं तो हमारे बच्चों को नहीं मिलना, या जो भी एकेडमिक्स में आज प्रोफेसर हो गए, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर हो गए, उनके बच्चों को नहीं मिलना। उसके बावजूद भी हम लोग इसलिए लड़ना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि हम OBC हम आज जो भी हैं OBC रिजर्वेशन की वजह से हैं। मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने आया था तो पहले जनरल में पढ़ा रहा था, लेकिन जिस दिन OBC रिजर्वेशन लागू हुआ तो हमें OBC में ही अपॉइंट किया गया। उसके हमके जनरल में हमारी सारी मेरिट खत्म हो गई OBC रिजर्वेशन लागू होते ही। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।